आज के प्रोग्राम में मजीद इशूज़ के साथ साथ मखसूस नशिस्तों के फैसले के जो असरात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं शेख वकास सकरम साहब। PMLN से हमें वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं सरदार नबील गबोल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़। राना एहसान अफजल साहब आपसे शुरू करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की एक और लैंडमार्क जजमेंट मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आई है और कल भी जुमा था तो समझ तो गए होंगे आप लोग पहले ही, लेकिन फिर आपकी कल से पूरी जमात ये कह रही है कि जी ये एक सियासी फैसला किया गया है। सर अब ये 3, 5 या 7 का बेंच होता तो हम ये कह सकते थे कि सियासी फैसला है, लेकिन पूरे फुल कोर्ट के जो जजेस की अक्सरियत है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला दिया है, तो ये सियासी फैसला कहना ज्यादती नहीं है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम टेक्निकली तौर पे बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं फैसले की, और जिन टेक्निकलिटीज़ पे हम कमेंट कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि PTI तो दोस्त गुजार ही नहीं थी, वो तो इसका हिस्सा ही नहीं थी। और कबल जो सेकंड पिटिशनर जो थी, जो कबल बीबी थी, उन्होंने भी जो है PTI के बिहाफ से नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिहाफ से जो है वो पिटिशन दायर की थी जी। तो उनको इस तरह का जो है वो रिलीफ देना इस बेसिस पे कि जिन्होंने अप्लाई की लिखा था कि हम PTI के मेंबर हैं, लेकिन जो कानून है वो तो कहता है कि आपने जो है अपना पार्टी का टिकट जो है वो जमा कराना है। तो इस सारी चीज को इस पैराए में आउट ऑफ द वे लगता है कि एक जो है सपोर्ट लेंड की गई है। तो ये वो टेक्निकलिटीज हैं जिसके ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसी के ऊपर लेकिन आप ये जो कमेंट कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं कि PTI ने जो नहीं मांगा उनको वो दे दिया गया है, आप लोग ये क्यों कह रहे हैं? इसी केस के दौरान आपने देखा ना कि ये सवालात उठे कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने किस आइन और किस कानून के तहत जो इनके उम्मीदवार थे उनको आज़ाद डिक्लेयर किया है। 41 जो मेंबर्स थे उनके अलावा बाकी सब ने तो वाबस्तगी अपनी जाहिर की थी। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि भाई बल्ले का निशान वापस लेने का हुक्म दिया था, ये थोड़ी कहा था कि PTI को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना। तो सुप्रीम कोर्ट उनको ना फेवर करती PTI को तो और क्या करती? नहीं, देखें, जब कोई जो है पिटिशन का हिस्सा ही ना हो और वो सवाल सिर्फ ये हो कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, और फिर उनको जो है वो तो सबने एग्री किया कि उनको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बेसिस बना लेना कि बगैर टिकट जमा कराए हुए, बगैर वो किसी चीज के आप जो है वो PTI को कहें कि सिर्फ अगर कोई लिखते तो ये अनप्रेसिडेंटेड है ना कि अगर कोई लिखते, PMLN के अगर कैंडिडेट्स होते हैं तो वो भी 4-4, 5-5 होते हैं जो लिख देते हैं कि हम PMLN के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उनका टिकट तो एक आदमी को मिलता है। सर लेकिन आप इसमें इलेक्शन कमीशन की गलती मानते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि हमारे जो फैसला था उसको गलत इंटरप्रेट किया ना उन्होंने। देखें, वो आज ये कह देना ये, और जो इंटरप्रिटेशन पिटिशन थी वो तो यही है ना कि अगर एक पार्टी के पास सिंबल नहीं है तो वो कैसे फिर वो इलेक्शन जो है वो लड़ेगी। हमारे नजदीक तो ये आज कह देना कि इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, ये आज आपने कह दिया, लेकिन अगर उस इंटरप्रिटेशन को देखा जाए कि जो इलेक्शन कमीशन ने जैसे उसको इम्प्लीमेंट किया वो बिल्कुल ठीक किया इम्प्लीमेंट, तो ये कह देना कि वो इंटरप्रिटेशन गलत नहीं थी, जबकि अगर आप उसको टेक्निकली तौर पे देखें तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने सही पार्टी एफिलिएशन सबकी पाकिस्तान तहरीक थी और इलेक्शन लड़ने का जो सिंबल है वो सबका अपना अपना होता, तो ये भी हो सकता था ना। बहरहाल आप समझते हैं कि पूरा निजाम अब इससे मुतनाज़ा हो गया है, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो गया है, PTI तो इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। आप नहीं समझते कि पूरे निजाम को एक कोर्स करेक्शन की जरूरत नहीं है कि एक नया और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन तख्लीक किया जाए जो कि फिर नए इलेक्शंस करवाए? देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। मखसूस सीटों की एक फैसला आया है, लेकिन जो कोलिशन है उसके पास आज भी मेजॉरिटी है, 200 से जायद मेंबरान की सपोर्ट है, सिर्फ 2/3 गई है। तो कोई तूफान नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, कैबिनेट इन प्लेस हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर सब हुकूमत कर रहे हैं, सूबाई हुकूमतें भी चल रही हैं। तो सिर्फ एक जो आईनी तरमीम करने की जो सलाहियत थी वो हुई है, चली गई है आपकी हुकूमत के लिए। बड़ा धचका, काफी सैड भी नजर आ रहे हैं। मुझे एक और बात बता दें फिर शेख साहब से मैं पूछती हूँ कि अब जो 41 इनके अरकान हैं जिन्होंने 15 दिन में अब हलफनामे जमा करवाने हैं, तो क्या आपकी हुकूमत उनको मैनेज करने की कोशिश करेगी, या आप समझते हैं कि उनको ये इख्तियार मिलना चाहिए कि भाई जिस शख्स के नाम पे वोट लिया है उसी की उससे अपनी वाबस्तगी जाहिर करें?
देखें हम क्यों अज्यूम करें कि हुकूमत कोई मैनेज करने की कोशिश करेगी और हुकूमत ही करेगी और कोई कारकुन नहीं करेगा। तो ऐसा तो मेरा ख्याल से कोई ना प्लान है हुकूमत का, ना ऐसी हमने कोई प्लानिंग की है। अगर पीटीआई खुद तोड़ मरोड़ की और तकसीम की शिकार है और आपस में लड़ाई झगड़ा है तो उसका क्रेडिट आप पीटीआई को दें, आप पीएमएलएन को या कोalition हुकूमत को ना दें। ठीक है, अगर पीटीआई खुद ही छुरी की तरह खरबूजे पे गिर जाए, की तरह छुरी पे गिर जाए तो फिर वाकई क्या किया जा सकता है। शेख वकास अकरम साहब, मुबारक को पहले तो कि अब आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए कह सकते हैं, और दूसरा ये कि वाकई ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके लिए इतना, आप समझते हैं कि इतनी बड़ी जीत है या अभी इसके इम्तहान और भी हैं? चूंकि सर इस फैसले से ना हुकूमत गर गई है, ना ही इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी होगा। हाँ, इनकी 2/3 अक्सरियत खत्म हो गई है, पीटीआई पार्लिमानी पार्टी बन गई है और आपको मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। पीटीआई सिर्फ पार्लिमानी पार्टी नहीं बन गई है जी, पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद सबसे बड़ी मेजॉरिटी वाली जमात बन गई है पार्लियामेंट के अंदर। मुस्लिम लीग नून के भी मेंबरान जो है उनकी तादाद भी हमसे थोड़ा है। अगर आप इनके कोalition मेंबर उठा दें तो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हाउस के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीखी फैसला था। इतने ब्रूटल टाइम्स में, इतने फस्तायत में, इतने प्रेशर्स में जो चीज़ें हम मीडिया के थ्रू पढ़ते रहे हैं पिछले पूरे इस ट्रायल के दौरान किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश होती रही है, गवर्नमेंट क्या करती रही है, जजेस पे कौन कौन से प्रेशर्स थे, ट्रायल शुरू किस तरीके से हुआ और फिर किस तरह जजेस की मेजॉरिटी ने ये साबित किया कि वो इंसाफ जो है उन्होंने दिया पाकिस्तान को, इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बिल्कुल ये तारीखी था। हम इन सर तारीखी था, पीएमएलएन तनकीद कर रही है, जो आपने नहीं मांगा वो भी आप है। क्या किसी आईन और कानून के तहत जो एक जमात ने मांगा ही नहीं उसको मिल सकता है? बादशाह ने ना जी, ये तो बादशाह ने ना बच्चों वाली बात करते हैं, जो चीज मांगी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, हमको सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो मांगा नहीं तो वो दे नहीं सकते। ये कोई बातें करने वाली, मैं कल से इनकी बातें सुन रहा हूँ और ये कहानियां इनकी, आज सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं इनकी 3, और उन तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो स्क्रिप्टेड सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो यही मौजी जड़ा कुछ मंगिया नहीं मिल के मैं गया। मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ। कई दफा हम कोई क्रिमिनल केसेस के अंदर थानेदार, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी ना, तहकीक तफ्तीश होती है, FIR हो जाती है, बंदे नामजद नहीं होते, मगर जब तहकीकात मुकम्मल होती हैं तो पता होता है कि जी ये बंदा ये आदमी जो है ये वाहिद आदमी नहीं था जिसका FIR में जिक्र ही नहीं था, वो भी बीच में शामिल था जी। और फिर उसको शामिल कर दिया जाता है, उसको सजा भी हो जाती है। और फिर कई दफा जो लोग FIR में शामिल होते हैं और मुद्दई कह रहे होते हैं कि नहीं जी इन्हीं ने हमारा बंदा हमारा यह नुकसान किया है, तफ्तीश के अंदर वो बेगुनाह हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। अगर आप महकमा माल की तरफ चले जाए तो बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर आ जाए, तहसीलदार लेवल पे कई दफा जमा बंदियां, इंतकाल और मुश्तरका खाते जब होते हैं और हम 2 पार्टियों की जमीन की तकसीम में जमीनें ढूंढनी शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि कई बेचारे कोई मांगेगा तो कि मुझे ये चाहिए तो उसको मिलेगा ना। क्या सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या वो आइन से बाहर है? सर मैं आप मेरी बात, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि क्या बेसिस थे इस सारे मामले के स्पेशल सीट्स के। पहले हमसे बैट ले लिया गया, फिर बल्लेबाज वाला एपिसोड किया गया, हमें कंपेल किया गया, हमें फोर्स किया गया, हम मजबूर थे वो आजाद इलेक्शन लड़ने पे, उसके बाद हम मजबूर थे SIC के अंदर शामिल होने पे। और मजबूरी की वजह क्या थी? सिर्फ बुनियाद यही थी कि हमसे बैट छीन लिया गया। तो फरीक क्यों नहीं बने आप? जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसने आइन की तशरीह करनी है और एक आर्टिकल के मुताबिक इंसाफ से करीब तरीन जो मामला है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करती है तो वो किसी चीज की पाबंद नहीं है। 187 की आप बात करें सर, इधर सुनिए, कहानी चला के बैठे हैं कि जो मंगिया ही नहीं तो मिल गया। आपको फिर फरीक तो बनना चाहिए ना। वो कहते हैं कि पिटीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, PTI इसमें फरीक भी नहीं बनी, और वो कहते हैं कि आइन को अदलिया ने रीराइट किया है। एक तो फरीक ना बनने का ये नहीं। कमल शोजफ क्या थी जी, आप मुझे ये बताएं, कमल शोजफ कौन थी? कमल शोजफ SIC की मेंबर थी कोई? कमल शोजफ तो MNA भी नहीं बन पाई। सर वो किसके कमल लिए शोजफ हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है, इससे ये बात सकते हैं। सर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मांग रही थी या PTI के लिए नशिस्तें मांग रही थी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ऑब्वियसली मांग रही थी, बिकॉज उस वक्त हम सब के सब SIC के अंदर शामिल हो गए थे, बट शी वाज आउट ऑफ द पार्लियामेंट। शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन विंग पूरे पाकिस्तान की, PTI की।
सर वो सुन्नी कहते काउंसिल आजाद उम्मीदवारों पता नहीं है इस बात का? को हलफनामे के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको 15 दिन का टाइम दिया है, ये भी इनका एतराज है। दूसरा वो कहते हैं मिसयूज किया गया आर्टिकल 187 को। देखें जी, वो जो आर्टिकल्स है ना आइन के, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, इन्होंने कोई नहीं करनी। ठीक, अगर इनको कोई एतराज हुआ तो ये चले जाएंगे अपने रिव्यू में और वहां जाके कहानियां कर लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से ये नहीं होगा। जब हम कहते थे कि हम पे जाली FIRs हैं, हम कहते थे हम पे जाली केसेस हैं, हम कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और बाहर जाके कहते थे, मुल्क के अंदर कहते थे, तो जवाब आता था हुकूमत का, हमारा तो जी आला किस्म का अदल का निजाम है, अदालतों में जाएंगे वहां से इनको इंसाफ मिल जाएगा। ते हुण सानू मिल गया इंसाफ, हुण नानू की तकलीफ जे। अच्छा सर, अब ये उसी अदल के इंसाफ जिसकी ये कहानियां सुना रहे हैं पिछले 6 महीने से कि आला तरीन इंसाफ है, उन्हीं अदालतों ने हिम्मत की और हमें इंसाफ दे दिया। हुण चुप करन, मौजा करन। अब क्या होगा? परेशान हो गए तो हैरान हूं पारिस, मैं हैरान हूं। सॉरी, एक बात मुझे करने दीजिएगा। मैं हैरान हूं इनके ऊपर, नून लीग वालों पे शर्म नहीं इनको आती। भाई चोरी कीतियां तुसी साड़ियां सीटां, डाके मारे, फॉर्म 47 के ऊपर आप MNA आप बने बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान में 30 से 40 सीटें आप नहीं निकाल सके, चोरी की सीटों पे यहां बैठे हैं। आपका मुंह है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर एतराज करने का, आप किस मुंह से एतराज करते हैं? इसका जवाब हैं जाली सारे। इसका जवाब जरा इनके इत्तेहादी से भी लेंगे, लेकिन एक बात और बता दें, क्या ख्याल है अब ये 41 के 41 PTI से वफादारी निभाएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई तकसीम नहीं है। ये जिन लोगों ने पहले हमारे तायद कुनंदा, तजवीज कुनंदा उठाए थे, इनको बेनिफिट देने के लिए, फोर्स अबडक्शंस, फोर्स डिफेक्शंस, जिस तरह वो हरबे आजमाए गए थे, ये भी अब मीडिया में आगे पीछे कहानियां सुना के जी इख्तलाफ है, फलान है, ठीक है। क्या किसी ने इमरान खान को छोड़ दिया है? किसी ने बयान दिया है कि उसने इमरान खान के फलसफे को छोड़ दिया है? किसी ने कहा कि मैं PTI का हिस्सा नहीं हूं? किड़े इख्तलाफ? लेकिन कोशिश तो पीछे से हो ऐसे सकती है पढ़ते ना, हैं ये। फर्ज करें हाँ, अगर कोई कह दे तुम्हारी टाई नीली नहीं है तो पीली है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10 अगर इधर उधर हो गए, चलें कुछ की तो गारंटी दी जा सकती है, नहीं होंगे, 5-10 भी इधर उधर हो गए, फिर क्या होगा? नहीं क्यों होंगे जी? जो यहां तक आ गए पारस बीवी, मुझे ये बताएं, 9 मई के क्राइसिस से लेके, आप खुद जानती हैं, एक वाकया जानती हैं, मुझे बताएं जो बंदे यहां तक पहुंच गए वो क्यों इधर उधर होंगे? एक बंदा ये नहीं तोड़ सके हमारा, क्यों इधर उधर होंगे? देखें मेरी बात सुने, अभी हमने कोई नहीं इंतजार करना 15 दिन का। हमारे बंदे 50% तो आज ही सबमिट कर रहे हैं। मेरे तो अपने एफिडेविट जो है वो आज ही सबमिट हो गए। हमारे 50% सबमिट तो ये अभी जब एज वी स्पीक इट हैज बीन सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। राइट, ये क्या बात कर रहे हैं? आपका नाम भी वो 41 में है और आपने जंग NA 109 बिल्कुल उसी में लड़ा और क्यों था? मैं जो जिसने इतनी कुर्बानी दी PTI के लिए, आप समझती कि मैं आजाद इलेक्शन लड़ना चाहता था? वही पूछ रही हूँ। तो सर क्यों नहीं आपने वाबस्तगी जाहिर की पहले? सॉरी, देखें मैं तो उन लोगों में से हूं जो रूपोश थे, जो मौजूद नहीं थे। हमें यह समझ नहीं आ रही थी कि हम तक टिकटें कौन सी पहुंचेंगी, कैसे पहुंचेंगी। बैट छीन लिया गया, बल्लेबाज को मार मार के भगा दिया गया, वहां इन्होंने हमारा कबाड़ा कर दिया। हम रूपोशियों में थे, हम पे दहशतगर्दियों के FIRs मौजूद थे। पीछे से हमारी काउंसिल थी जिन्होंने जमा कराए, वो जो अपनी अकल समझ के मुताबिक वो कर सके उन्होंने वो करवा दिया। उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि बाद में हम तक वो टिकट्स भी पहुंचने देंगे या नहीं पहुंचने देंगे। हम वो लोग हैं जिनके वो खाने ही खाली थे। ठीक, नबील का बोलिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाबर मजबूरी था पारस, याद रखिएगा, ये बाअमर मजबूरी था। तो हमें जो नाइंसाफी हमारे साथ की गई, हमें किसी ने तो उसका इंसाफ देना था। इंसाफ आपको मिल गया है, हमें तो मौका ही नहीं दिया गया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कबूल साहब मैं बात करती हूँ, लेकिन पहले जो आपका जो मुखबर है ना, आप इसकी इंक्वायरी करवाएं कि लगता है ये आपको गलत खबरें ला के दे रहा है। याद है पिछले मेरे शो में आपने कहा कि ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है ये 5-8 से आएगा और ये फैसला हमारे हक में आएगा। तो फैसला तो 5-8 से ही आया, लेकिन ये हुकूमत की जो उम्मीदें उनको बहा कर ले गया। ये हमारे हक पे ही फैसला है। सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से PTI बन गए, और मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि इतने दिन ये अलील रहे, दोबारा फैज़याब हो गए। इस बात की भी मुबारक हो उनको। और नहीं साहब, एक मिनट, नहीं ये आपने तजाद पैदा कर दिया ना। एक तरफ आप कह रहे हैं फैज़याब हो गए, दूसरी तरफ कह रहे हैं आप हमारे हक में फैसला आ गया। ये क्या स्टोरी है? मैं आगे आ रहा हूँ ना उस पर, प्लीज। आप जितना, अब PTI सबसे बड़ी पार्टी जमात उभर के आई है, तो जाहिर है आपने ज़्यादा टाइम उनको भी दिया है। टाइम आपका मुझे नहीं देंगे, हम छोटे पार्टी बन गए। तो मैं समझता हूँ कि देखें, मगर आप बड़े आदमी हैं ना, जरूरत पड़ेगी,
जी जी। आप हमारे भाई हो। कौमी मफाद में जब फैसले होंगे, कौमी मफाद में जब बिल पास करने पड़ेंगे तो मुझे पूरे यकीन है ये हमारे साथ देंगे बिल पास करवाने में, क्योंकि जो 2/3 मेजॉरिटी की आप बात कर रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी अब नहीं रही है हुकूमत के पास, तो जब ज़रूरत पड़ेगी 2/3 मेजॉरिटी की तो आप देख लेना ये हमें साथ देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कौमी मफाद में वो बिल पास होगा, जो भी बिल पास होंगे। तो हमें कोई, मैं समझता हूँ कि देखिए हम गवर्नमेंट नहीं है, हम गवर्नमेंट को चला रहे हैं, दिक्का दे रहे हैं। हम उस गाड़ी को दिक्का स्टार्ट हमने किया, उस गाड़ी को हम अभी तक दिक्का दे रहे हैं, जब तक चलती है हम उसको चलाएंगे, जब वो किसी खड्डे में गिरेगी तो हम उस खड्डे में साथ नहीं गिरेंगे। बात यह है कि हम हुकूमत में इसलिए शामिल है, हुकूमत की बेहतरी के लिए, ताकि हुकूमत कुछ ऐसा के जिसके लिए जो आवाम जो एक्सपेक्ट कर रही है। अब ऐसे हालात में अगर इनको पीटीआई को सीटें मिल गई हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए सबके लिए। देखें ना, इस वक्त मैं तो कहता हूँ कि जो भी इस वक्त जेल में भी है उनको भी जो है बाहर आना चाहिए, और कौमी मफाद के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को बुलाना चाहिए, और जो इश्यूज है इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं उसमें सारी जमातें हों। मुझे खुशी है कि उसमें पीटीआई भी होगी, क्योंकि पीटीआई अब जमात दोबारा से बन गई है। तो इशू तो हमें कुछ भी नहीं है, घबराहट किसको है? किसी को कोई घबराहट नहीं है। मैं आपने कहा इशू नहीं है, घबराहट नहीं कबूल। एक मिनट, ये बताइए कि आप इसी किस्म के फैसले की वैसे उम्मीद कर रहे थे या उम्मीद नहीं कर रहे थे? चूंकि जो नून लीग है ना, या उसकी तरह आप भी यही समझते हैं कि फैसले में तजावुज़ किया गया है, आइन को रीराइट किया गया है, पीटीआई को वो कुछ दिया गया, वो रिलीफ मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं था? देखें, अगर आप आइन पर चलेंगे, जो एक्सपेक्टेशंस आप कह रही हैं, मैं दो बातें आपको कहूँगा। एक तो मुझे 2 दिन पहले इसलिए पता चल गया था कि कुछ होने वाला है, और क्या होने वाला है, क्योंकि हमें 2 दिन पहले अर्जेंसी में बुलाया गया एमएनएस को कि जी बिल पास करना है, और बिल जो है हमने पास, आपको पता है जल्दबाजी में जो है बिल पास करना है, क्योंकि पता चल गया था गवर्नमेंट को कि ऐसा कुछ एक वर्डिक्ट आने वाला है, तो इसलिए जल्दबाजी पास किया। तो ये बातें हमें पता चल गई थी कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लेकिन ये आसमानी फैसले जो हुए हैं, ये फैसले आईनी नहीं है, ये फैसले समझ से बालातर है। जिस तरह हमारे भाई ने कहा मुस्लिम लीग के कि भाई ये मांगा ही नहीं था, उनको दिया। वो तो वही बात है कि कहीं पर जो है अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है शहर में, जैसे कराची में बारिश होती है, आपका मेरा शहर है कराची, तो हम अल्लाह से फिर दुआ करते हैं कि ये बारिश रुक जाए, ये और तबाही नहीं करे। लेकिन अल्लाह देता है चप्पड़ पाड़ के देता है। बचपन से हमने सुना है, तो पीटीआई को अल्लाह ने चप्पड़ पाड़ के दिया है। चलें, बारिश की बात की फिर बढ़ा है कि इतने अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन अभी तक बारिश के जो बारिश के हवाले से जो सहूलतें दी जानी चाहिए थी वो दी जानी चाहिए थी ना, आपकी हुकूमत है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, इसका मतलब आपने जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि 5/8 का फैसला आएगा, तो वो खबर आपकी ठीक थी सर, लेकिन वो खबर की तशरीह मुझे लगता है आप ठीक नहीं कर सके। तो ज़रा ध्यान से तशरीह किया करें, फिर जब तशरीह ठीक नहीं होती ना तो पूरे फैसले उलट जाते हैं। देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, को पता नहीं चला था। सारी उम्मीदें आसिफ को एक दिन पहले पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था, राना सनाउल्लाह को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था ना। तो मुझे कैसे आपका लास्ट शो मैंने कुछ 15-20 दिन पहले किया, 2 हफ्ते पहले, उस वक्त बिल्कुल पता नहीं था। आपने कहा 5/8 से फैसला आएगा और हमारे हक में आ रहा है एक फैसला। क्लिप सुनवा दूंगी फिर। मैं अभी भी कह रहा हूँ हमारे हक में आया है, मैं अभी भी कह रहा हूँ हमारे हक में आया। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि कैसे आया है, वो कैसे आपके हक में आया। मैंने कहा ना कौमी आप देख लेना आने वाले दिनों में। चलें, वो लगता है सारे कौमी मफाद का ठेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं लिया हुआ है। सर मुझे ये बताएं, आप समझते हैं कि अब चीफ जस्टिस पे दबाव में इजाफा होगा नबील कबूल साहब, और चीफ जस्टिस जो है उनके लिए पीटीआई के केसेस सुनना मुश्किल होगा, और क्या अदलिया और गवर्नमेंट में कशीदगी में मजीद इजाफा देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो देखता हूँ, अभी जो देख रहा हूँ मैं हालात, अभी मेरे ख्याल में जो अनसर्टेनिटी थी वो आस्ते आस्ते कम होती जा रही है। अच्छा। अभी अच्छे हालात होने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने चीफ जस्टिस से सवाल किया, सुना है वो छुट्टी पर जा रहे हैं, और उसके बाद 2 महीना और उनका रह गया है, तो उनके पास वक्त कम है, और अक्टूबर तक, और ना वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। अच्छा। ना ऐसी कोई बात है जिस तरह मार्केट में फैली हुई है कि वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, ना वो दोबारा कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। सर, तो वो ऐसे हालात में लेकिन आईनी तरमीम लाना चाह रही थी ना अदलिया के हवाले से, जिसमें जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार और चीफ जस्टिस के जो मुद्दत है वो तय करने के हवाले से तरमीम आ रही थी, जो कि अब ख्वाब ही हो गया, अब तो नामुमकिन है, नहीं की जा सकती।
मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है कि वो लाना चाहते नहीं चाहते, लेकिन आपने चीफ जस्टिस के बारे में पर्टिकुलर पूछा तो चीफ जस्टिस साहब को मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, वो वैसे ही कुछ दिनों के लिए आराम पे जा रहे हैं और उसके बाद आके हार्डली कुछ दिन और कोर्ट में बैठेंगे तो केसेस भी वो सुनेंगे। जहाँ तक और दूसरे केसेस, साइफर केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आते हैं इसके बाद जरा केसेस के ऊपर आते हैं। अदलिया की असल कशीदगी तो कहा जाता है, आपको पता है ना, कहीं और है, तो बोल साहब वो जो कहीं और है वो इस फैसले को कैसे देख रहे होंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी अदलिया प्रेशराइज्ड है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी अदलिया जो है और इस वक्त इन हालात में जो है जो फैसले वो कर रही है, बहुत देखे ना, ये जो फैसला आया है पीटीआई के हक में आया है, 2 दिन बैठ के सारे जितने भी जजेस थे आपस में मशवरा करके उन्होंने फैसला किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे इदारों को बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि जी वो अपना प्रेशराइज करते हैं, वो भी अदलिया को, तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। राइट, एक ब्रेक करेगा न्यूज़ की। अच्छा राना एहसान साहब, अब ये बताइए कि हुकूमत का अगला लाहे अमल क्या होगा? क्या अदलिया के साथ आप महाजराई करेंगे, ये बयानबाजी जारी रखेंगे या हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? सवाल ये इसलिए ज़रूरी है कि अगले चीफ जस्टिस अब जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और वो भी अक्सरियती फैसले का हिस्सा हैं, और उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। तो सर ये अदलिया के हवाले से जो आपकी मुश्किलात या मसाइल हैं वो दूर दूर तक उनके हल होने का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता फिर? देखिए, हम कोई बेजा तनकीद नहीं कर रहे, हम वही बात कर रहे हैं जो बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। टेक्निकल तौर पे जो हमें लगा कि रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लगता है हुई है और नहीं होनी चाहिए थी, हम उस चीज़ के ऊपर, हमारा कोई इख्तलाफ या लड़ाई झगड़ा अदलिया से नहीं है, बल्कि हम तो वो जमात हैं जिसने प्रैक्टिस और प्रोसीजर लॉ लेके हम आए, जिसके अंदर अदलिया के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी आई है। पहले तो 184(3) जो है वो एक फर्द वाहिद का किया करता था, अब तो वहाँ 3 मेंबर कमेटी है। इसी तरह बेंच की सिलेक्शन भी 3 मेंबर कमेटी है। ये पीटीआई थी जिसको फर्द वाहिद की सही आशीर्वाद था और वो उनके जरिए जो है वो गुड टू सी यू और सारे फैसले और बेलें एक तरीके से और उनके फेवर में और झुकाव उनके फेवर में था, तो तब मामला ठीक चल रहे थे। हम तो ट्रांसपेरेंसी लेके आए अदालत के अंदर, हमने तो प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट किया। तो ये ट्रांसपेरेंसी की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो आईनी तरमीम आप लाना चाह रहे थे अदलिया के हवाले से, जिसका काफी शोर हो रहा था सर, क्योंकि वो ओपन सीक्रेट है ना? आईनी, इसके ऊपर लॉ मिनिस्टर ने बड़ा तफसीली बयान दिया है कि आईनी तरमीम तो बिल्कुल आनी चाहिए। क्या जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो इस मुल्क की जरूरत नहीं है? क्या यहाँ अदालतें जो हैं वो इंसाफ अवाम को दे रही हैं? एक आम आदमी को इंसाफ उसकी जिंदगी के अंदर मिल जाता है? नहीं मिलता। तो देखें, बात यह है कि मुल्क के मफाद के अंदर तो 18वीं तरमीम भी की गई थी, उसके अंदर हुकूमत और ऑपोजिशन ने मिलकर बैठ के काम किया। 2017 का इलेक्शन एक्ट भी हुकूमत और ऑपोजिशन ने मिलकर काम किया। ये तो नई सियासत, जो नई जमहूरियत, ये चीफ जस्टिस की मुद्दत है, मुलाजमत के हवाले से की बात कर रही हूँ मैं, कि वो भी आप लाना चाह रहे थे ना, लेकिन अब वो मुमकिन तो नहीं है, जाहिर है। बिल्कुल उसके अंदर नहीं। देखें, बात ये है आज भी अगर आप 62 की एज पे ले जाते हैं, 2 साल बढ़ा देते हैं सर्विस का पीरियड, ये फर्द वाहिद के लिए फिर नहीं है, ये पूरी फेडरल गवर्नमेंट के लिए है। तो आपकी कितनी पेंशन के ऊपर से? पीटीआई कहती है मेलिफाइड इंटेंशंस थी आपकी नीयत मेलिफाइड थी, कुछ से निजात हासिल करना मकसद था और कुछ को तूल देना। मुझे बताएं, एक मिनट, इसका भी बड़ा सिंपल सा जवाब है। क्या प्रैक्टिस इन प्रोसीजर जो लॉ था उसका फायदा हमें हुआ या पीटीआई को हुआ? तो कहने का मतलब हुआ ना, वो तो बंदियाल साहब के लिए लाए थे आप, अब नुकसान हुआ आपको। नहीं, देखें तो हमने तो लॉ लेके आए, मुल्क के मफाद के लिए लेके आए, और वो उससे फायदा होगा, आगे भी होगा। तो अगर हम 2 साल अगर सर्विस बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उसकी लॉजिक है, उसकी एक पूरा उसकी सेंस बनती है, उसकी मैथ बनती है। ठीक। अच्छा, इस बात ये हुकूमत फॉर्म 45 के हवाले से भी कहा जा रहा है कि दबाव में आने का इम्कान है हुकूमत के। अब ये ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, आप समझते हैं कि जो तमाम हुकूमती अरकान हैं वो अपने मुस्तदिका फॉर्म 45 जमा करा सकेंगे? चूंकि अभी तक इस्लामाबाद के 3 हलकों के जो आपके अरकान हैं ना, वो इसमें नाकाम रहे हैं। देखिए, ये इंडिविजुअल जो हमारे साथी हैं जिनके ये केसेस चल रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल्स में हैं, वो बिल्कुल अपना केस डट के लड़ेंगे। कोई ऐसा कोई खौफ डट के तब लड़ेंगे जब मुसद्दिका फॉर्म 45 होंगे, उनको डट के जमा कराएंगे, आ जाएंगे सारे फॉर्म। अभी तक 3 को इस्लामाबाद वाले नहीं करा सके।
देखें वो भी करा देंगे, लेकिन ये कोई पार्टी लेवल पे इसका कोई फैसला या कोई डिसीजन या कोई स्टेप नहीं है। ये तो हर इंडिविजुअल ने अपनी जंग लड़नी है और वो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। ओके, कोई ऐसी बात नहीं। शेख वकार साहब, एक इस पे कमेंट कीजिएगा कि पीटीआई कहती है, मुस्लिम लीग नून कह रही है कुछ हलकों में जहां पीटीआई जीती वहां पे उनके पास भी मुसद्दिका फॉर्म 45 नहीं है। किस पे कमेंट? और दूसरा बताइए कि अब पीटीआई का अगला लाहेअमल क्या होगा? क्या आपने पार्लियामेंट में इनको टफ टाइम देना है हुकूमत को, या पार्लियामेंट के बाहर भी कोई आप तहरीक वगैरह शुरू करने जा रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि जहाँ इनके ये हम पे ये क्लेम कर रहे हैं, मुझे तो कोई ऐसे इंडिविजुअल केस मेरे ज़हन में नहीं है, मगर मुझे ये पता है कि इस्लामाबाद की तीनों सीटें, शुएब शाहीन वाली, आमिर मुगल, ये आपके अली बुखारी वाली, ये सारी सीटें ऐसी सीटें हैं जिस पे इनसे बारहा मांगे जा रहे हैं अदालतों की तरफ से कि भाई आप जमा कराएं ट्रिब्यूनल्स को वो फॉर्म 45, और आप देख लें नतीजे में वो क्या होता है कि फिर ट्रिब्यूनल्स के फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है और फिर ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोका जाता है। वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अगर इनके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है तो ज़रूर लाएं, और ये बात ना करें कि इंडिविजुअल है। इन पे जो इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं, जो हम यकीन करते हैं, हमें रोज़े रोशन की तरह आया है हर चीज़, बिल्कुल ऐसे ही हमें इस पे यकीन है जैसे मुझे पता है कि आप मेरी बात सुन रही हैं कि इन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, इनके फॉर्म 47 जाली है, ये इनकी पूरी जमात पे इल्जाम लगा है। तो वो जो 45 फॉर्म्स जिनकी बात हो रही है, जो ये नहीं जमा करा सक रहे, वो भी एक कलेक्टिव चीज है, इंडिविजुअल कोई नहीं जे। एट द एंड ऑफ द डे ये जो इंडिविजुअल्स इनके एमएनएज हैं, जो चोरी करके एमएनए बने हैं, उनकी हेल्प के लिए, उनकी इमदाद के लिए इनकी हुकूमत ही आती है। इनकी हुकूमत ही आके जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ इनकनाइमेंस जो है वो कोशिश करती है, जैसे आपके सामने है, और हमारी पार्टी इसके ऊपर बड़ी क्लियर है। तईद और तजवीज़ कुनंदा हमारे तईद और तजवीज़ कुनंदा उठाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन खामोश, तशरी गलत, ट्रिब्यूनल्स के अंदर क्या मुदाखलत आपके सामने है। तो हम कैसे न कहे कि ये मिलजुल के सारा काम नहीं हो रहा। आपने सवाल किया कि अगला लाएअमल क्या है। अगला लाएअमल ये है कि बिल्कुल हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए हैं। हम जो अपने खान की रिहाई के लिए, अपने असीरान की रिहाई के लिए, अपने मैंडेट की वापसी के लिए ऑन द फ्लोर, ऑफ द फ्लोर, पुरअमन एहतजाज, रोड्स के ऊपर, बाहर जो भी प्रेशर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पब्लिक प्रेशर से लेके प्रेशर्स, हम वो सब इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आप वो कुव्वत नहीं दिखा सके। देखें, स्पेशली पंजाब में और सिंध में, और जब से खान साहब जेल गए, लगता है शेख वकार सकरम साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो स्ट्रीट पावर थी ना, वो गायब हो गई। अब आप 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल गायब नहीं हुई है। आपको ये करने देंगे जलसा? कहाँ से गायब हो गई है? आप ये देखें कि पिछले एक महीने में खान साहब ने 2 एहतजाज की कॉल्स दी। दोनों एहतजाज मैंने किए बहैसियत एमएनए, मुझ पे दोनों पे एफआईआर हुई है। जैसे ही हम एहतजाज की कॉल देते हैं, उससे 3 दिन पहले ये पंजाब के अंदर दफा 144 वही कह रही हूँ कि पंजाब बंदे पिक करने शुरू और वफाक में तो ये आपको नहीं करने देंगे। इतनी फस्तायत और बदमाशी है पारिस, आप सोच नहीं सकती हैं। जुमे को अगर एहतजाज की कॉल है तो जुमेरात की रात काउंसलर्स के घरों में छापे मारने शुरू कर देते हैं, नोटेबल्स के घरों में छापे मारने शुरू कर देंगे। ये पूरी लिस्ट है। पिछले जुमे जो एहतजाज पिछले से पिछले जुमे हमने किया, फैसलाबाद डिवीजन के अंदर 10 एफआईआर, 73 बंदे गिरफ्तार हुए। ये तो इन्होंने सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है पंजाब। तो मैं यही पूछ रही हूँ शेख साहब, आप कर सकेंगे? लोग निकलते हैं, आप पंजाब और वफाक में कोई जलसा बड़ा कर सकेंगे? अभी तरनौल का जलसा आप नहीं कर सके, और आपको लगता है इंशाल्लाह करेंगे जी। ये मुल्क किसी के, ये मुल्क जो है वो किसी के बाप का नहीं है। ये मुल्क किसी एक सियासी पार्टी का नहीं है जो डाका मार के यहाँ आके बैठ गई है। पूरे मुल्क में जलसे करेंगे, इस्लामाबाद में भी करेंगे, लाहौर में भी करेंगे, पंजाब के हर जिले में जलसे करेंगे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो मुज़ाकरात, मुहर्रम तक इंतजार करें और डायलॉग कर लें, क्या पता उससे ज्यादा मसला जो है जल्दी हल हो जाए। सर खान साहब डायलॉग के खिलाफ नहीं है। खान साहब डायलॉग के खिलाफ नहीं है। अभी आप देखें, इन्होंने एपीसी की बात की थी, तो खान साहब ने जो पैगाम अंदर से दिया था वो यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एपीसी में जाएगी और बात सुनेगी। बिल्कुल कहा, आपको पता होगा खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि मैं मुज़ाकरात का बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ, मगर मीनिंगफुल मुज़ाकरात होने चाहिए ना। शेख साहब, थोड़ा सा टाइम कम है। एक बात, आपको लग रहा है बाहर आते हुए देख रहे हैं जेल से आप उनको, आज एक नए मुकदमे में नया नैब रेफरेंस है, उसमें गिरफ्तारी हो गई है उनकी, क्योंकि बाकी सारे मुकदमात में तो वो बरी हो गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता जी पारस बीबी, इन झूठे मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने रब की जात पे तवक्कुल है। खान ने जल्द आना है, इन्हें सारे दौड़ जाना जी। गबोल साहब, क्या लगता है कि खान साहब का जेल आना क्या आपकी हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? और असल मकसद यही है, चूंकि तासुर यही है कि किसी भी तरह उनको जेल में रखना मकसद है।
नहीं देखिए, मैंने पहले आपको कहा ना, वो जेल में ज़्यादा जो है ना एक अनगाइडेड मिसाइल है। बाहर आएंगे तो आवाम के दरमियान होंगे, जलसे जुलूस करेंगे, सबको पता चल जाए। मैं तो कह रहा हूँ जब 2021 में इनको हटाया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर नहीं हटाए जाते तो ये पीटीआई ही ख़त्म हो जाती। ये खान की जो पॉपुलरिटी ग्राफ इतनी नीचे आ गई थी, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है। पर खान मशहूर हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जेल गया। और आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर, चाहे हमारे मुल्क हो चाहे नेल्सन मंडेला हो, जो भी जेल में जाता है वो मशहूर कितना हो जाता है, पॉपुलरिटी ग्राफ्स की बढ़ जाती है। लेकिन कोई इशू नहीं है, अगर खान बाहर भी आ जाते हैं तो हमारे लिए कोई इशू नहीं। लेकिन अब जब मैं हमारे लिए बात तो मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। वाले तो दौड़ जाते हैं हमेशा, माहौल कोई इशू नहीं है। नून लीग वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं तो सियासी माहौल कोई खराब नहीं होगा। देखे मैं आपको बताऊँ पारस, अगर ये देखे हमारे पाकिस्तान में डील की सियासत बहुत होती है। खान साहब आएंगे तो सोच समझ के बाहर आएंगे, और अगर डील के तहत आते हैं, डील वो इंग्लिश वाला डील नहीं, उर्दू वाला डील, तो वो डील उनको जरूर मिलेगी। कोई डील नहीं होगा सर। बाहर आके इंतशार नहीं फैलाएंगे। सर डील और डील में फर्क क्या है ना, मैं इंग्लिश वाली डील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उर्दू वाली डील की बात कर रहा हूँ। तो वो मुझे लगता है वो मिलेगी खान साहब को, उनको मिल जाएगी। लेकिन जरदारी साहब भी के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें बनाना भी खान सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से डील करेगा जी, खान और किसी के साथ डील नहीं करेगा। देखें, अगर सदर जरदारी साहब लाहौर जाते हैं और चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिसीव नहीं करते तो उसमें हमें भी दुख होता है। अगर पंजाब के गिराने का वक्त आ गया है मुस्लिम लीग नून ने, तो इन्होंने छड़ दो ना। मैं नहीं, ये तो मेरी पार्टी छड़ दो ना। आपने शेख साहब लिफ्ट कराई नहीं उनको, अभी हुकूमती इत्तेहाद में आप उनको रहने नहीं दे, आईनी ओहदे वो एंजॉय कर रहे हैं और हुकूमत के गिरने की बातें कर रहे हैं। नहीं, ओहो, हमें तो आप छोड़े ना, हमारा तो इख्तिलाफ अपनी जगह पे, मगर अपनी इज्जत तो खुद करवानी है। अगर सदर पाकिस्तान को चीफ सेक्रेटरी रिसीव या चीफ मिनिस्टर नहीं करता, दिलानत करो इत्तेहाद पे। आईनी ओहदों में बड़ी इज्जत होती है, पूछेंगे कबोल साहब से, हुकूमत, लेकिन इनके आईनी ओहदे तो चलेंगे अब पूरे टर्म तक। देखें, हमारी जो भी एग्रीमेंट है इस मुस्लिम लीग नून के साथ, हम उस पर पूरा उतरेंगे। लेकिन अगर वो नहीं उतरते तो ये उनकी तरफ से होगा, हमारी जमहूरी रवैया है। हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं, आपने बजट में का पहले साथ नहीं देंगे, फिर साथ दे दिया, आईनी ओहदे भी रख लिए, ये जमहूरियत है आपकी सर? नहीं तो पारस पैलेस पहले भी हुकूमत किसने गिराई थी? पहले जमहूरियत बचाने के लिए भी हुकूमत हमने गिराई थी, पहले हमने भी हुकूमत गिराई, हमने ही हुकूमत गिराई थी ना। खान की हुकूमत किससे गिराई थी? तो ये हुनर तो जरदारी साहब के पास ही है, वो तो खुद कह रहे हैं बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। तो फिर अगर हमने पहले गिराया, फिर बनाया और फिर गिरा सकते हैं। हमें गिराना भी आता है, हमें बनाना भी आता है। भूलें कि मफामत का बादशाह कहते हैं जरदारी गबोल साहब, एक एज है ये कि ये पहली हुकूमत है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे है। क्या ख्याल है कि कितना बड़ा एज है इनका? मेरे भाई हैं, मेरे बोले शेख साहब, आप जवाब का जो काम इन्होंने किए नहीं सॉरी शेख साहब, आपने मुझसे कुछ सवाल किया, मैं आई वांटेड टू से समथिंग। जी प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था अपने भाई सरदार नबील कपूर साहब को जी, शेख साहब, जो काम आपने किए नहीं है वो खाम खा आपने। जी कुछ कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ आप बात कर लें प्लीज शेख साहब। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा था जो काम पीपल्स पार्टी ने नहीं किए वो खाम खा अपने सर न लें। हर दफा मफाहमत का अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अब आपने नून लीग वालों के साथ मफाहमत की, अभी आप खुद बता रहे हैं वो आपके सदर की इज्जत तक नहीं करते। तो अगर मफाहमत की की कीमत ये अदा करनी है कि बेइज्जत होना है, तो मेरा तो ख्याल है फिर वो बादशाही का फायदा कोई नहीं जिसमें बेइज्जती हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ना कोई गिरा सकता है ना कोई बना सकता है। ये सिर्फ अल्लाह की जात है जो बनाती भी है, गिराती भी है। जो लीडर जेल में हो, जिसको जल्से न करने दिए जा रहे हों, जिसके उम्मीदवार रूपोश हों, जिसकी तस्वीर पे भी लोग जो है वो लाखों वोट दे दें, वो अल्लाह के मामलात तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐसे होते हैं। बस अल्लाह से डरें और छोड़ दें जिसमें अवाम का नुकसान है, अवाम के लिए खड़े हो जाएं। देखें, इस वक्त कोई भी आवाम की बात नहीं कर रहा है। इस वक्त कोई भी इस मुल्क के अंदर जो खतरात लाक है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब अपने अपने मामला देख रहे हैं कि हमारे मामला कैसे सुधरेंगे, हमारे मामला कैसे सही होंगे, हमारे केसेस कैसे ख़त्म होंगे। मुल्क के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है?
क्यों नहीं कहता है, क्यों खान साहब जो है वो अंदर बैठ के जिन लोगों से वो बातें कर रहे हैं और वो कहते हैं भाई किसी सूरत में मैं चौकीदारों से बात नहीं करूंगा, मैं मालिकों से बात करूंगा। तो भाई घर के चौकीदार से होते हुए आप मालिकों के पास जाओगे। हम तो कहते हैं हमारे दरवाजे ओपन है। हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ये बयान दिया है कि हम बातचीत हर किसी से जिसके क्यों पास बात नहीं इख्तियार हो। करते। देखे ना, आपने अपना गवर्नर भी लेना हो तो आपको किसी से बात करनी पड़ती है। अगर मैं ये बात समझ रहे हैं, हमें ये इख्तियार है कि ये मामला को पीपल्स पार्टी और प्रेसिडेंट जरदारी सुधार सकते हैं। प्रेसिडेंट जरदारी इस वक्त इस पोजीशन में है कि मामला को सुधार सकते हैं। आप अपने जो लीडर हैं उनको तैयार करें। एक तो हमें ये नहीं पता है कि आपके लीडर कितने हैं। आप हमारा मैंडेट वापस करवा सकते हैं। जेल में है, बाकी यहाँ पर 4 आपके पहले पंक्चर वापस हुए थे 2013 में। 2013 में जो पंक्चर हुए थे वो वापस हुए थे। 2018 में हमारे पंक्चर वापस हुए थे, मगर हमने फिर जदोजहद की, उसके लिए लड़ाई की, उसके बाद हम आ गए हुकूमत में। यार 2018 में आप लोग 2018 में वो तो ये खुद ही इन्होंने तस्लीम कर लिया था कि सियासी 2018 में आप लोग जिस तरीके से आए थे, 2018 में जिस तरीके से जो यहाँ पर मैंने पंजाब का मुझे नहीं पता, कराची का मुझे पता है। मैंने तो ऐसे लोग देखे जो यूसी का चेयरमैन नहीं बन सकते। इस दफा कराची में क्या हुआ नबील भाई, इस दफा कराची में क्या हुआ है? चलें छोड़ दें सब चीजें। इस दफा कराची में क्या हुआ? ये गबोल साहब कहते हैं मुझसे सारी बातें ना पूछा करो फिर मैं फंस जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाइम खत्म। शेख वकास अकरम साहब, नबील गबोल साहब, क्या हुआ जी? ये इस दफा का बता दें, जल्दी से बता दें गबोल साहब, क्या हुआ इस दफा कराची में? इस दफा कराची में इलेक्शन हुआ और जो ये फॉर्म 47 फॉर्म 45 करते हैं, मैं इनको ये बताया कि जिस तरह फॉर्म 47 आप लोगों को भी मिला है, हमें भी ना करें मेरा भाई ना करें फॉर्म 48 ये ना करें ऐसे। ये शेख साहब फॉर्म 47 पे गबोल साहब जरा सीरियस हो जाते हैं। 4-4 हजार वाले लोगों को एमएनए बना के 70-70 हजार वालों को बाहर बिठा दिया गया। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया सर। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।